हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं जो आज 24/8 और 2025 को जो कलाम एकेडमी का जो माइनर टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3 है, माइनर टेस्ट 3 है। उसमें साइकोलॉजी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ऑथेंटिक सॉल्यूशन है। आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, 46 है इस पेपर में। आपके जो नंबर है वो देख लेना, क्वेश्चन एक ही है बस। ठीक है ना? फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपान में व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण कौन सा है? ठीक है ना? तो रॉबर्ट गेने का जो चरण है, उनमें से व्यवहारवादी पक्ष का सर्वोच्च चरण बता। अगर नॉर्मल पूछते तो इसका सर्वोच्च चरण क्या हो जाता? नॉर्मल अगर पूछते इसमें ऑप्शन में कि सामान्यतः अधिगम सोपान का उच्च चरण कौन सा है, तो अपन उसमें आंसर लगाते समस्या समाधान। लेकिन अपने इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या पूछा है कि व्यवहारवादी जो पक्ष है उसका पूछा है। तो उसका व्यवहारवादी पक्ष का जो उच्च चरण होगा वो कौन सा होगा? वो होगा शब्द साचर्य। तो राइट आंसर क्या होगा? शब्द साचर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अ, अगर हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के वैदिक इतिहास की प्राचीन भारत के वैदिक इतिहास की समझ उस काल के पुस्तक आदि को समझने में मदद करती है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये क्वेश्चन आया है जो अधिगम का अंतरण है, स्थानांतरण है, उनसे आया है। देखो इसमें एक वैदिक काल का इतिहास है और उसी काल की पुस्तकें हैं। दोनों का समान काल है, दोनों का टाइम समान है। तो उसी काल की पुस्तकों को समझने में हेल्प कर रहा है। तो हेल्प कर रहा है तो मतलब शून्य अंतरण तो नहीं है, द्विपार्श्विक अंतरण भी नहीं है। बचे 2 सैद्धांतिक अंतरण और ऊर्ध्व अंतरण। तो इसमें देखो वैदिक इतिहास की समझ उसी काल की पुस्तकें, अगर मान लो पूर्व अनुभव से कोई नया ज्ञान, कोई उच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं अपन, किसी एक ज्ञान से एक उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऊर्ध्व अंतरण आता है उसमें। लेकिन सेम समान इक्वल रेंज वाले चीज़ों अगर हेल्प करे तो उसमें आता है क्षैतिज, हॉरिज़ॉन्टल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्षैतिज अंतरण। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह पक्ष वह पक्ष जो अधिगम की प्रक्रिया को निम्नतम रूप से प्रभावित करता है, निम्नतम रूप से प्रभावित करता है। तो कौन-सा है? वह पक्ष जो अधिगम की प्रक्रिया को निम्नतम रूप से प्रभावित करता है, उसमें क्या है? रुचि प्रभावित करती है अधिगम की प्रक्रिया को, स्वास्थ्य प्रभावित करता है, भाषा भी करती है। लेकिन सबसे कम निम्नतम रूप से प्रभावित करने वाला कारक है यहाँ पे लिंग। लिंग का कोई अधिगम की प्रक्रिया पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लिंग। ठीक है? नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हैबिचुएशन किस प्रकार का अधिगम? हैबिचुएशन किस प्रकार का अधिगम है? हैबिचुएशन को हिंदी में बोलते हैं अभ्यस्त। क्या बोलते हैं? अभ्यस्ता। तो अभ्यस्ता आपने देखी होगी कि अभ्यस्ता क्या होती है? जब अपने रिफ्लेक्सेस होते हैं, प्रतिवर्त होते हैं, उनको कमजोर करती है और एक प्रकार की इसकी वजह से जो परिवर्तन आता है व्यवहार में, उसको अपन अधिगम बोलते नहीं है। ठीक है ना? हैबिचुएशन को बोलते हैं अभ्यस्ता और अभ्यस्ता की वजह से जो परिवर्तन आता है उसको अपन क्या नहीं बोलते हैं? अधिगम बोलते नहीं है। तो अभ्यस्ता की वजह से अस्थायी परिवर्तन होता है तो अपन उसको अधिगम नहीं बोलेंगे। इसमें से जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए, शास्त्रीय निबंधन नहीं होगा, केंद्र बंधन भी नहीं होगा, अवलोकनात्मक अधिगम बंधन भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? 4th नंबर का राइट आंसर। ठीक है? क्योंकि हैबिचुएशन से कोई लर्निंग होती नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक। देखो इसमें क्या पूछा है? अधिगम को सभी प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें पूछा व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक कौन-सा है? तो इसमें से व्यक्तिगत कारक है देखो विषय विषय की कठिनाई, ये गलत है। ये सब्जेक्ट से संबंधित कारक हो गया, विषय से संबंधित कारक हो गया। ये विद्यालय, ये भी व्यक्तिगत कारक नहीं है। अध्यापक हैं, ये भी अध्यापक से संबंधित कारक हो गया। हर व्यक्ति की अपनी-अपनी रुचि होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? रुचि। ठीक है ना? तो व्यक्तिगत कारक कौन-सा होगा? रुचि वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन बताना आपको, सत्य कथन छाँटिए। अधिगम निष्पादन से अलग अनुमानित प्रक्रिया है।
अधिगम का मापन निष्पादन से होता है, दोनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो देखो अधिगम और निष्पादन अपने आप में अलग प्रोसेस है। अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन और निष्पादन होता है किसी भी काम को पूरा करना। तो ज़रूरी नहीं है अपन जब किसी भी काम को पूरा करते हैं, तो उसमें अधिगम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अधिगम और निष्पादन अलग चीज़ें हैं। किसी काम को पूरा कर लेने से मात्र अपन यूँ नहीं मान लेंगे कि उसको अधिगम हो गया। तो अधिगम का मापन निष्पादन से होता है, ये सेंटेंस है गलत, ठीक है? अधिगम निष्पादन से अलग, हाँ, अलग है, अनुमानित प्रक्रिया है। यहाँ पे इसका जो इंग्लिश टर्म लिखा हुआ था, वो इन्फर मतलब निष्कर्ष निकालना, तो एक निष्कर्षात्मक तार्किक प्रक्रिया है, तो अनुमानित प्रक्रिया है। इसमें राइट आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें अपन को सत्य कथन छाँटना है, सत्य कथन बताना है। तो अधिगम परिमार्जन योग्य होता है। हाँ, अधिगम में परिमार्जन होता है ना? परिवर्तन होता है। अधिगम में मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से संज्ञानात्मक सिद्धांत ये बोलते हैं कि मानसिक प्रक्रियाएँ होती है अधिगम में। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक होता है। हाँ, व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक से आया है। थॉर्नडाइक के स्टैंड अप प्रयोग का संबंध किससे है? थॉर्नडाइक का स्टैंड अप प्रयोग का संबंध गेस्टाल्टवाद से नहीं है। थॉर्नडाइक का संबंध ऑपरेंट लर्निंग है, ये सक्रिय अधिगम या स्किनर से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव से संबंधित है। ये है कनेक्शनिज़्म, संयोजनवाद, बॉन्ड वाला, ठीक है ना? थॉर्नडाइक से संबंधित। नेक्स्ट है, माँ यदि बच्चे से कहे कि पहले कमरे की सफाई करो, फिर दोस्तों के साथ खेलने जाना। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दोस्त नहीं है, दोस्त हैं, फ्रेंड्स, ठीक है? यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स। तो माँ पहले बोलती है कि पहले कमरे की सफाई करो, फिर दोस्तों के साथ खेलने जाना। तो आपने एक बात देखी होगी, जब अपन स्किनर का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो उसमें एक सिद्धांत आता है प्रीमियक थ्योरी, प्रीमियक सिद्धांत, दादी माँ का नियम। वो क्या बोलता है कि पहले हम बोले वो करो, फिर आप जो चाहे वो कर लो। तो पहले यहाँ माँ बोल रही है कि पहले मैं बोल रही हूँ वो कर लो, फिर तुम चाहो जो कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं प्रीमियक सिद्धांत। प्रीमियक थ्योरी बोलते हैं स्किनर के सिद्धांत से संबंधित है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट है एसओआर सूत्र के प्रतिपादक कौन है? तो एसओआर सूत्र के प्रतिपादक है वुडवर्थ। नेक्स्ट है हाँ, देखो अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था अपन ने अभ्यास था, हैबिचुएशन देखा था। हैबिचुएशन से कोई अधिगम होता ही नहीं है, ठीक है ना? तो ये हैबिचुएशन अभ्यस्ता में होता क्या है? उद्दीपक प्रभावी होता है, प्रतिवर्त प्रभावी होते हैं, उद्दीपक कमज़ोर होता है, प्रतिवर्त कमज़ोर होते हैं। तो हैबिचुएशन क्या होती है जब अपन किसी चीज़ के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उसमें हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं, जो प्रतिवर्त हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। एक व्यक्ति अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ और टॉपिक समान होने के कारण मेरा पटवार परीक्षा का पेपर भी अच्छा होता है। तो देखो 2 चीज़ों में समानता की बात हो रही है यहाँ पे। तृतीय श्रेणी अध्यापक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके कुछ टॉपिक सेम हैं, है ना? टॉपिक सेम है, उसके पटवार का पेपर भी सही जा रहा है। तो यहाँ पे समानता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है तो ऐसा कौन-सा नियम है जो समानता के ऑप्शन को दिखाता है? इसमें बाउंड क्रिया में कोई समानता की बात नहीं हो रही है, बाउंड क्रिया बात इसमें साक्ष्य स्थापित किया जाता है कोई 2 चीज़ों में, इसमें भी नहीं हो रही। मानसिक रूप से विन्यास का नियम है, मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। सादृश्यता में समानता की बात होती है। 2 समान चीज़ पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में कोई समानता बिठा के सीखते हैं अपन, तो समानता से सीखते हैं, इसको एनालॉजी बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। नेक्स्ट टोलमैन के सिद्धांत से संबंधित असत्य कथन बताना है अपन को। टोलमैन से संबंधित असत्य कथन कौन-सा है? देखो टोलमैन ने मानसिक मानचित्र का महत्व बताया है, उद्देश्यवादी व्यवहार या एकीकृत व्यवहार का कॉन्सेप्ट दिया है, मध्यवर्ती चरों का महत्व बताया उसने। ये तीनों चीज़ें टोलमैन के सिद्धांत से संबंधित हैं। बस एक चीज़ है ये, अनुक्रिया का ज़्यादा महत्व नहीं बताया उसने। ठीक है ना? अनुक्रिया का महत्व नहीं बताया। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है? अगला क्वेश्चन है सामान्यीकरण सामान्यीकरण के सिद्धांत के जनक कौन हैं? है ना? तो आपके अधिगम अंतरण के सिद्धांत है उसमें, अधिगम अंतरण के कुछ सिद्धांत हैं, उसमें एक आता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्य सामान्य तत्व का अंतरण होता है, ये सिद्धांत दिया था जड़-मोहते द्वारा, जड़ द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जड़। अगला क्वेश्चन है
जब अधिगम दूसरों को देख के किया जाता है, नकल करके, अवलोकन करके कर रहे हैं अपन, इसको मॉडलिंग, थ्योरी बोलते हैं, बंडूरा की हुई है। शैपिंग, चेनिंग, कंडीशनिंग। शैपिंग चेनिंग स्किनर से संबंधित है, कंडीशनिंग है पावलोव का है और मॉडलिंग अल्बर्ट बंडूरा का है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, वही पावलोव के सिद्धांत से क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन-सा शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण नहीं है? बच्चा बार-बार जलने के बाद आग से डरने लग जाता है, आग से डरने लग जाता है, अनुबंधन हो गया, ये पावलोव के सिद्धांत से संबंधित है। अस्पताल की गंध आते ही मरीज को घबराहट होती है, तो डॉक्टर से डरता था वो और उसने अनुबंधन बिठा लिया अस्पताल की गंध से। यहाँ पे अस्पताल की गंध से ही डरने लग गया, ये भी पावलोव का सिद्धांत है। घंटी बजते ही कुत्ता भोजन आशा में लार टपकाता है, तो आपको पता ही होगा, डायरेक्ट लार टपकाने वाली बात हुई। बच्चा होमवर्क करने पर शिक्षक की टोपी पाकर आगे भी होमवर्क करता है। ये पुनर्गलन वाली बात है दोस्तों, और पुनर्गलन वाली बात है वो स्किनर के सिद्धांत में आती है। तो इसमें अपन से पूछा था कि पावलोव के सिद्धांत से संबंधित कौन-सा नहीं है, तो फ़ोन नंबर का राइट आंसर है इसमें, है ना? होमवर्क करने पर शिक्षक से टोपी पाकर और भी करता है, तो पुनर्गलन है इसमें, तो पुनर्गलन मिल रहा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थॉर्नडाइक के सिद्धांत से है और वेरी इंपोर्टेंट सिद्धांत है फ्रेंड्स। हाँ, थॉर्नडाइक के नियमों 3 नियम बताए उसमें थॉर्नडाइक के। थॉर्नडाइक के तीनों नियम हैं। सिर्फ प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, सही तरह से पहचान करो इसको। मतलब 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उन तीनों से मिलाना है आपको। इसका क्रम बताना, अभी आपसे पूछेंगे, इसको ऑप्शन बताया गया ना, तो ऐसे ऑप्शन ऐसे हैं। आपको ऐसे क्रम पूछेंगे, ए नंबर पे कौन-सा है, बी नंबर पे कौन-सा है, पूछेंगे आपसे। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं अपन पहले। एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। शुरू में गिरता है, चोट लगती है, प्रैक्टिस करने से आखिरकार बैलेंस पकड़ लेता है। तो देखो यहाँ दोस्तों अभ्यास वाली बातें हो रही है। साइकिल चलाना सीख रहा है, गिर रहा है, फिर चोट लग रही है, फिर अभ्यास कर रहा है। तो यहाँ पे ये अभ्यास का नियम है। हुंडई का कौन-सा नियम है? अभ्यास। तो ए ऑप्शन में तो अभ्यास आएगा। एक लड़की ने गलती से सही उत्तर दे दिया, उसे क्लास में वाहवाही मिली। अब अब वह और भी ध्यान से उत्तर देने लगी है। तो प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। प्रभाव वाली बात है, तो ये है कि उसको वाहवाही मिली है, प्रभाव जो चीज़ें अपन को प्रभावशाली होती है, संतोष देती है, उनको सीख लेते हैं। प्रभाव के नियम के 2 उपनियम है, एक संतोष का, एक असंतोष का। उसको संतोष मिला है कोई अनुक्रिया करने से, ये प्रभाव का नियम है दोस्तों। नेक्स्ट है, और ये बचा हुआ जो तत्परता का नियम है, कि 2 तो छाँट ही ले तो बचा 1 ही, तो तत्परता का नियम होगा। छात्र का मन खेलने में लगा है, अब तक थका हुआ है और भूखा है, इसलिए टीचर का नया चैप्टर पढ़ने में उसका दिमाग नहीं है, मतलब मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तत्परता है बिल्कुल। तो अपने क्या-क्या आया है ऑप्शन में? अभ्यास था, अभ्यास आया, फिर प्रभाव आया, फिर तत्परता आई। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, उसको लगा देंगे अपन। तो देखो ये दूसरे नंबर पर अभ्यास है, प्रभाव है, तत्परता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्रम पूछा है अपन से इनका। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे देखते हैं। गुथ्री के सिद्धांत से है क्वेश्चन। तो गुथ्री के सिद्धांत से क्या पूछा है देखो। गुथ्री के अनुसार गुथ्री के अनुसार अधिगम में पुनर्वलन की भूमिका क्या है? गुथ्री के अनुसार पुनर्वलन की भूमिका क्या है? पुनर्वलन ही अधिगम को मजबूत करता है। गुथ्री ने बात नहीं बोली है, पुनर्वलन वाली बात नहीं बोली है। पुनर्वलन केवल प्रेरणा बढ़ाता है, अधिगम का कारण नहीं है, ये भी नहीं है। उनके बिना अधिगम असंभव है, ये भी जरूरी नहीं है। देखो कॉन्टिग्यूटी वाली बात बोली है। तो बताया है कि सामीप्यता, कॉन्टिग्यूटी होनी चाहिए दोनों चीज़ों में, और उसमें बताया है कि कॉन्टिग्यूटी उसी के समान है, पुनर्वसन के समान है। जो स्किनर पुनर्वसन की बात करते हैं, उसी के समान है। तो इन दोनों को समान रूप से ज़रूरी माना है। ठीक है ना? तो राइट आंसर इसमें 4 नंबर हो जाएगा। हाँ, देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बच्चों में कक्षा में बच्चों को नया शब्दावली सिखाया जा रहा है। कुछ बच्चे भूखे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखो नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनको, लेकिन कुछ बच्चे क्या है, भूखे हैं, तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षक भले उन्हें नाश्ता कराता है, कराया, नाश्ता कराया, अब बच्चे नए शब्दों को सीखने में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो उनको एक अंतर्निहित आ रहा था उनके अंदर, आवश्यकता थी, उनको भोजन की आवश्यकता थी, तो भूख का अंतर्निहित आ रहा था। अब मान लो उसमें कमी आ गई, तो सीखना ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अंतर्निहित न्यूनता के कारण। तो हल के अनुसार इसका कारण क्या है? हल के अनुसार इसका कारण है उसमें अंतर्निहित न्यूनता के कारण अब वो सीखने लग गए हैं। अंतर्निहित मतलब भूख कम हो गई है अब उनकी, ठीक है ना? ड्राइव रिडक्शन हो गया उनमें। उसके बाद
सुल्तान वनमानस पर के प्रयोग का संबंध जिस विचारधारा से है, उसके जनक कौन है? तो सुल्तान जो वनमानस था उस इसमें इनसाइट थ्योरी अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है और उसके प्रतिपादक है कोलर, ठीक है? नेक्स्ट टोलमैन के सिद्धांत से क्वेश्चन है। टोलमैन ने अधिगम को केवल एसहार अनुबंध तक सीमित नहीं माना है। टोलमैन ने जो अनुबंधन की बात की है वो एसएस अनुबंधन बताया। एसएस अनुबंधन बताया, एसआर नहीं बताया। एसआर थॉर्नडाइक ने बताया है। ये बात तो सही है, केवल एसआर अनुबंध तक सीमित नहीं माना है उन्होंने, एसएस की बात की है। टोलमैन के अनुसार सीखने में मानसिक नक्शा, कॉग्निटिव में भी माना है। उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आदमी ने बताया कि आदमी को अनुक्रिया करेगा वो, सही है वो बात, लेकिन उसके लिए व्यक्ति के लिए कौन-सी चीज़ ज़रूरी है? व्यक्ति के लिए मानसिक संज्ञान, चिंतन यानी ये करता है वो और उससे चिन्ह, मैप बनाता है, मानसिक कॉग्निटिव मैप बनाता है, उद्देश्य तक पहुँच जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ये बिल्कुल सही है, आर वाला भी और ये भी सही है, क्योंकि एसआर पे जोर नहीं दिया है तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना? और दोनों एक-दूसरे की बात कर रहे हैं ये, दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। तो ए वाला अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना बंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम के अनुसार कौन-सा चरण जिसमें बच्चे दूसरों का व्यवहार देखकर उसे याद रखते हैं, याद रखने वाली बात आ गई। देखो, सबसे पहला चरण कौन-सा था? अटेंशन, ध्यान देना, जिसमें ध्यान देगा। रिटेंशन सेकंड चरण है और तीसरा चरण है रिप्रोडक्शन और चौथा चरण है रिइंफोर्समेंट। तो याद रखने वाली बात सेकंड चरण में होती है रिटेंशन में। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? रिटेंशन। आगे देखो, कर्ट लेविन का संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत क्या बताता है? व्यवहार केवल व्यक्ति पर निर्भर करता है। देखो, कर्ट लेविन ने एक बात बताई है, मनोवैज्ञानिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति दोनों आपस में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये बात अपने सिद्धांत में बताई है। तो व्यवहार व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, कि व्यक्ति और उसके वातावरण में जिसमें रह रहा है उसके बीच अंतःक्रिया करके वो सीखता है, तो इसमें सेकंड वाला राइट आंसर है। दीपक से निर्धारित होता है, केवल ये वाली बातें नहीं बताई। नेक्स्ट, ब्रूनर ने वर्तुलाकार पाठ्यचर्या का विचार भी दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तुलाकार पाठ्यचर्या क्या है? जिसमें चीज़ें अंतर्संबंधित रहती है। वर्तुलाकार क्या है? जिसमें चीज़ें अंतर्संबंधित रहती है। दोस्तों चाय पी लेता हूँ मैं एक बार। तो देखो, हर विषय को एक बार पढ़ाना, वर्तुलाकार में ये बात नहीं आती है। केवल परीक्षण पर अधिगम आधारित नहीं, केवल दृश्य पर आधारित नहीं। ऑप्शन ही ऐसे हैं दोस्तों इसमें, तो आप 3 ऑप्शन इग्नोर करते हैं। विषय को धीरे-धीरे अधिक जटिल बनाते हैं, पुनः परिचय देना। वापस मतलब चीज़ें वर्तुलाकार से जटिल तो बनेगी, लेकिन वापस उनका रिवाइज़ करते, वापस करते हुए बच्चों को पढ़ाना। तो बहुत सारे यूँ सोच लेंगे इसको ब्रूनर का क्वेश्चन है, भई ये बाल विकास से है। नहीं दोस्तों, ये अधिगम का है, अधिगम से आया है। निर्मितवाद है, वहाँ से आया है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन अपना, इसमें है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है आपसे, 1 मिनट, इसमें ये पूछा गया है देखो, आराम से देखो आप, आपका ध्यान होना चाहिए, मेन बात ये है। वॉटसन के प्रयोग में बच्चा केवल सफ़ेद चूहे से ही नहीं डरता है, अपितु सभी सफ़ेद चूहों से डरने लग जाता है। ये क्या है? विलोपन है, दीपक सामान्यीकरण है, विभेदीकरण है, चौथा पुनर्लाभ है, क्या है ये? देखो, सफ़ेद चूहों से डरता था वो और सभी सफ़ेद वस्तुओं से डरने लग गया वो, तो क्या है ये? देखो, 2 चीज़ों में सामान्यीकरण बिठा लिया उसने, वो सफ़ेद चीज़ें हैं, उससे डरता था, इधर सफ़ेद चीज़ों से भी डरने लग गया था, दोनों में समानता बिठा ली। ये क्या है? दीपक सामान्यीकरण का एग्ज़ाम्पल है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे, जो कि कलाम के पेपर के आज के इस पेपर में आए हैं। 24 तारीख को, जो 8 तारीख को पेपर हुआ था साइकोलॉजी के, 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपके भी अच्छा गया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले टाइम में इसी चैनल पे हम साइकोलॉजी के अलग-अलग कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन की सीरीज़ चलाने वाले हैं। तो ऐसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ठीक है? बाय।